हेलो फ्रेंड्स, वायु खजाना चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पहले के वीडियोज में हमने आपको जैव प्रक्रम के फर्स्ट वॉल्यूम यानी पहले पार्ट में आपको ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन के विषय में बता दिया था। तो आज ये जैव प्रक्रम का अध्याय 6 चैप्टर के अंतर्गत जैव प्रक्रम है, जिसको लेकर इसका सेकेंड पार्ट आज मनुष्य में पोषण को लेकर उपस्थित हुआ। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरी वीडियो आप सबको पहले मिले। और आइए देखते हैं आज का ये टॉपिक, मनुष्य में पोषण। इसके पहले हमने बताया था कि पोषण जो होता है, जीवधारी भोजन जो ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से। और ये ऊर्जा जीवधारियों को उसके वृद्धि, विकास, उसकी टूटी फूटी कोशिकाओं के लिए आवश्यक होती है। पाचन जो होता है, कहने का मतलब जटिल अणुओं का सरल अणुओं में एंजाइम की मदद से टूटना ही पाचन कहलाता है। यानी जटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में एंजाइम की उपस्थिति में, यानी पाचक रसों की उपस्थिति में टूटना ही पाचन कहलाता है। और मनुष्य में पाचन के लिए जो अंग जिम्मेदार है उसे पाचन अंग कहते हैं। ऐसे पूरे अंग को पाचन तंत्र कहते हैं। यानी पाचन तंत्र का ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है आपके सामने। ये पाचन तंत्र कहा जाए। मनुष्य का पाचन तंत्र लगभग मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक 9 मीटर लंबी होती है। ये 9 मीटर लंबी होती है मनुष्य के पाचन तंत्र। इसमें आप देख रहे हैं, पहले पाचन तंत्र के विषय में थोड़ा सा देख लें क्या क्या हो रहा है। ये पाचन तंत्र में देख रहे हैं, ये मुख है, मुख में भोज्य पदार्थ आता है, फिर ये फायरिंग्स, ओइसोफेगस, और ये लीवर, और ये पित्ताशय, ये आमाशय या पेट, ये पैंक्रियाज ग्रंथि जिसे अग्नाशय कहते हैं हिंदी में, और ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत देख रहे हैं, छोटी आंत के ये देख रहे हैं, और ये बड़ी आंत। इतना भाग पाचन में इन्वॉल्व होता है। तो आइए देखते हैं अब पाचन। अब ये आप जान चुके हैं, मुख, पहले तो भोज्य पदार्थ जो मुख में लेते हैं, निवाले के रूप में भोज्य पदार्थ मुख में लिए, तो मुख में भोज्य पदार्थ निवाले के रूप में लिए बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में भोज्य पदार्थ आता है। अब मुख गुहा में क्या होता है ये जानिए कि अब मुख गुहा के बाद ये दांत इस भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसता है, तोड़ता है। दांत का काम होता है टीथ का काम होता है भोज्य पदार्थ को जो हम ग्रहण किए हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है। ग्राइंडिंग का काम करता है दांत। मनुष्य में दांत वैसे कहा जाए 2 प्रकार के होते हैं, एक दूध का दांत, एक अस्थायी दांत। दूध के दांत जो होते हैं वो दोबारा उगते हैं, यानी 20 दांत ऐसे होते हैं जो दूध के दांत कहे जाते हैं, दोबारा उगते हैं। वो 12 साल के अंदर टूट के फिर से आ जाते हैं। मनुष्य में कुल दांत 32 होते हैं, जिसमें 20 दांत दूध के दांत कहे जाते हैं जो 2 बार उगते हैं, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो 1 बार उगते हैं, अस्थायी दांत के रूप में होते हैं। ये इस प्रकार मनुष्य में 32 दांत होते हैं। और दांत का काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड मटेरियल, भोज्य पदार्थों को पीसना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। ये कहा जाए दांत शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। दांत यानी सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का सबसे अगर कठोर भाग कहा जाए तो वो होता है दांत। यानी दांत के 2 भाग होते हैं, डेंटिन और इनेमल कहा जाए।
ये इनेमल भाग जो होता है सबसे बाहर वाला भाग होता है, जो सफेद चमकीला भाग होता है, यही सबसे कठोर भाग होता है। जैसे आप जानते हैं कि पार्ले जी या कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं तो आपके दांतों के मसूड़ों के पास लगा रह जाता है, और यहाँ हमारे शरीर में, हमारे दांतों में, मुख में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया उस भोज्य पदार्थ को विघटित करते हैं, तोड़ते हैं, और वो तोड़ते हैं जब भोज्य पदार्थ यानी लैक्टोज रहता है भोज्य पदार्थ, उसे लैक्टिक एसिड में तोड़ देते हैं। वो जब एसिड में तोड़ते हैं, लैक्टिक एसिड में तोड़ते हैं, तो अम्ल, एसिड माने अम्ल है, वो अम्ल जब दांतों के पास रहता है तो दांतों के लेयर को गला देता है, यानी इनामल लेयर और डेंटिन को गला देता है। जब गला देगा तो वो वीक हो जाएगा, वहां संक्रमण हो जाता है। इस प्रकार आप दांत के विषय में देखें, और ये कहा जाए, यहाँ पूछा जाता है, ये मनुष्य में जो दांत होता है ये 4 प्रकार के होते हैं: कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, ये मनुष्य का दांत का ये है अपर भाग में और लोअर जा। अपर जा और लोअर जा में कहने का मतलब एक तरफ जो दांत के अपर जा में एक तरफ हाफ साइड में 8 दांत, दूसरे साइड में अपर जा में हाफ 8 दांत, 16 दांत, और इसी प्रकार नीचे जाव में यानी निचले जाव में भी 16 यानी 32 दांत मनुष्य में, एडल्ट में पाए जाते हैं, वयस्क मनुष्य में। जबकि बच्चों में ये 21 यानी 2102 यानी कहने का मतलब ये जो है कैनाइन 2, इंसीजर 1, प्रीमोलर नहीं पाया जाता, और मोलर 2। इस तरीके से हाफ पार्ट में, अपर पार्ट में बच चुका है। ये डेंटिन फार्मूला है, डेंटिन फार्मूला है ये। और ये कहा जाए, ये दांत के विषय में तो आपने देखा। अब कहा जाए जीभ, जीभ का क्या कार्य है। इसके बाद जीभ होता है, जो भोज्य पदार्थ आप लेते हैं, जीभ हमारे दांतों के पास उसे पीसने के लिए चम्मच की तरह बार बार दांतों के बीच में करता है। जीभ का कार्य होता है भोज्य पदार्थों को दांतों के बीच में लाना, और ये जिससे दांतों से ग्राइंड कर सके, पीस सके। और ये जानिए, दांत के बाद ये जीभ जो होता है, जीभ में टेस्ट बड होते हैं 10,000 से भी ज्यादा कहीं स्वाद कणिकाएं होती हैं। 10,000 से भी ज्यादा स्वाद कणिकाएं होती हैं। ये स्वाद का अनुभव करती हैं। जब कभी आप गर्म चाय या गर्म बहुत ज्यादा गर्म चीज कुछ पी लेते हो तो आपकी जीभ जल जाती है, और काफी देर तक आप जब भी कुछ खाते हो जीभ का स्वाद नहीं पता चल पाता, क्योंकि स्वाद कणिकाएं या टेस्ट बड अंग्रेजी में कहा जाए वो नष्ट हो गई होती हैं। बाद में कुछ दिन बाद यानी कुछ समय बाद वो फिर से धीरे धीरे आपको टेस्ट का समझ आने लगता है। क्या आप जानते हैं आपकी जीभ में ये 10,000 टेस्ट बड जो होती हैं, स्वाद कणिकाएं जो होती हैं, जीभ के अग्र भाग पर, टिपिकल भाग पर आगे की तरफ मीठा और नमकीन का स्वाद का पता चलता है। वो स्वाद कणिकाएं मीठी और नमकीन वाली अग्र भाग पर होती हैं, और तीखे की तरफ जो होती हैं वो पीछे की तरफ होती हैं। वो तीखे की तरफ स्वाद, तीखे का स्वाद जो है पीछे वाले जीभ का भाग बताता है, या स्वाद कणिकाओं से पता चलता है। और खट्टा, बिटर यानी खट्टा आपकी ये दोनों साइड में, खट्टे का स्वाद आपको जो स्वाद कणिकाएं होती हैं जीभ के, यानी दोनों साइड वाइज साइड पर स्थित होती हैं। इस पर जीभ का कार्य स्वाद कणिकाओं का, और फिर भोज्य पदार्थों को पीछे खिसकाना, भोज्य पदार्थों के दांतों के बीच में करना, और बोलने में भी बहुत सहायक होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जीभ न होती तो ये साउंड नहीं निकलता, क्योंकि ऊपर जाके जीभ चिपक जाती, या जीभ जो है मूवमेंट न करती तो आप साउंड नहीं निकाल पाते। यहाँ तक कि कुछ जंतुओं में जीभ, जैसे कुत्ते में जीभ निकाल के हाँफता है तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बॉडी का तापमान का नियंत्रण करता है, उससे तापमान कम होता है, बाद लार भोजन में लार मिलता है। अब ये लार ग्रंथियां जो होती हैं मनुष्य में, कुल लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है हमारे शरीर में, यानी मनुष्य में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। और एक लार ग्रंथि के विषय में आप सुने होंगे कि गलसुआ जो हो जाता है, ये पैरोटिड नामक लार ग्रंथि यहाँ होती है कान के पास, वो वायरस इन्फेक्शन संक्रमण के कारण फूल जाती है, जो गलसुआ कहते हैं, गाला फूल जाता है बहुत, और वो गलसुआ वही पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण होती है। ये संक्रमण हो जाता है विषाणुओं का, वायरस का। तो ये 3 जोड़ी मनुष्य में लार ग्रंथियां होती हैं, जो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार निकलती हैं। और लार, ये जानिए कि लार का निकलना भोजन के नेचर पर भी डिपेंड करता है।
जिस प्रकार का भोजन है उसी प्रकार लार की मात्रा भी कम ज्यादा होती रहती है। वैसे तो औसतन 1.5 लीटर एक दिन में मनुष्य में प्राय निकलता है, लेकिन अगर आपका फेवरेट भोजन रख दिया जाए, रसगुल्ला रख दिया जाए, गोलगप्पे रख दिया जाए, इमली टांग दी जाए, तो देखिए आपके मुंह में सलाइवेशन, लार बढ़ने लगता है, लार ज्यादा निकलने लगता है। तो आप मान गए। आइए और देखते हैं लार ग्रंथियों में पूछा जाता है कभी कभी कि कैट में या रैबिट 3 जोड़ी मनुष्य में होती है। ये आप ऐसे ही कोड कर लीजिए, 345 मार्च की सैलरी, यानी मार्च की सैलरी 345 रुपए, ऐसे दिमाग बना लेंगे। तो 3 यानी मैन, मार्च फॉर मैन, आर 4 को कर दीजिए 4 फॉर रैबिट, और सी ये 5 फॉर कैट, यानी 3 जोड़ी मैन में, 3 जोड़ी मैन में, 4 जोड़ी रैबिट में और 5 जोड़ी कैट में। सी फॉर कैट, आर फॉर रैबिट। इतनी जोड़ी सिलेवरी मतलब सिलेवरी ग्लैंड, इतनी जोड़ी सिलेवरी ग्लैंड पाई जाती है और लार में ही भोजन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ये टाइलिंग एंजाइम लार में होता है जो स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। ये यहीं से शुरू होता है भोजन का पाचन। ये टाइलिंग ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट को। अब आगे देखते हैं लार ग्रंथि के बाद ये भोजन, अब भोजन जो है, जो लीवे थिरने वाले के रूप में ये भोजन मुंह में अब ये कहलाने लगता है बोलस। ये भोजन भोज्य पदार्थ का जो वो है निवाला था, अब ये माउथ में अब कहलाने लगा बोलस। ये बोलस अब आगे की तरफ बढ़ता है, कहाँ बढ़ेगा? फायरिंग्स में। ये फायरिंग्स से आगे जाए ओइसोफैगस, ये ओइसोफैगस की तरफ भोज्य पदार्थ आगे की तरफ खिसकता है। ओइसोफैगस को कहते हैं ग्रास नली, ये है ग्रास नली। ओइसोफैगस की तरफ भोज्य पदार्थ आगे खिसकता है तो यहाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अब आता है ये स्टमच में यानी पेट में। पेट में भोज्य पदार्थ काफी देर तक पड़ा रहता है, कहने का मतलब भोज्य पदार्थ काफी समय तक पेट में पड़ा रहता है। यहाँ पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आर्जेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं जो HCl निकालती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो एसिड निकालती हैं। और ये पेप्सिन जो होता है जो प्रोटीन का करता है, पाचन करता है, ये पेप्सिन जो होता है ये बाहर से आए हुए भोज्य पदार्थ के साथ कुछ सूक्ष्म माइक्रोब्स या कुछ सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया उसको किल भी करने का कार्य करता है। और ये जानिए कि गैस्ट्रिक जूस में जिसे कहते हैं आमाशय रस, आमाशय कहेंगे इसे हिंदी में पेट को, आमाशय, आमाशय में आमाशय रस, गैस्ट्रिक जूस या आमाशय रस, रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, और पेप्सिन, ये सब निकलता है इस आमाशय में। और आमाशय में ये भोज्य पदार्थ, और ये आमाशय में श्लेष, इसकी दीवारों में श्लेष, चिकना श्लेष निकलता है जिससे इन पाचक रसों का प्रभाव आमाशय की दीवारों पर ना पड़े। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आमाशय या पेट में कच्चे मांस खाने पर मांस पच जाता है जबकि पेट या आमाशय की दीवारें मांस की बनी होती है नहीं पचती है, क्यों? क्योंकि यही कारण है कि आमाशय की दीवारों पर जो श्लेष का लेयर लग जाता है, सिक्रेशन स्राव होता है, जिससे पाचक रसों का प्रभाव इस आमाशय की दीवार पर नहीं पड़ता है, जिससे इसका पाचन नहीं हो पाता, जबकि बाहर से भोज्य पदार्थ के रूप में लिया हुआ कच्चा मांस पच जाता है। तो अब आगे बढ़ें। अब इसके बाद आता है छोटी आंत। ये देख रहे हैं यहाँ छोटी आंत, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, यहाँ से यही देखेंगे छोटी आंत। अब ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूओडेनम, जुजनम, इलियम। ये ड्यूओडेनम, ये मुड़ा हुआ भाग है, ड्यूओडेनम है, यहीं से आ जाता है ड्यूओडेनम, जुजनम और इलियम। ये ड्यूओडेनम, जुजनम, इलियम जो होता है छोटी आंत में, ये छोटी आंत देख रहे हैं, ये छोटी आंत है मुड़ी हुई। ये छोटी आंत मैक्सिमम लंबी होती है, सबसे बड़ी लंबाई छोटी आंत की होती है। और छोटी आंत के इंटेरोकाइनिन नामक हार्मोन्स छोटी आंत में, उसके हार्मोन्स को, इसके हार्मोन्स जो है इसमें जूस को, पाचक रसों को
निकलने के लिए प्रेरित करता है। और वो एरेप्सिन, सुक्रेज, सुक्रोज को पाचन करता है, माल्टेज, लैक्टेज इत्यादि पाचक रसों को स्रावित करता है। और इसमें जो होता है वो विलाई होता है। विलाई का काम होता है अवशोषण, यानी पचे हुए इन पाचक रसों के द्वारा जो छोटे छोटे पार्टिकल, सिंपल पार्टिकल में, सिंपल मॉलिक्यूल में जो भोज्य पदार्थ टूट जाता है तो उसे विलाई अवशोषित कर लेता है। और विलाई का काम होता है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, उस एरिया को, जगह को भी बढ़ाना होता है। आपने ये सुना नहीं होगा, कभी कभी ये नहीं सुना होगा कि बहुत ज्यादा भोजन करने से पेट फट गया, यानी बहुत फेवरेट भोजन मिल गया, किसी ने बहुत खा लिया, पेट फट गया। क्योंकि पेट में इतनी क्षमता होती है कि वो इंक्रीज कर लेता है, एरिया को बढ़ा लेता है, सरफेस एरिया को। तो ये कहा जाए इसमें विलाई का काम है एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अवशोषण करना और इसके आयतन को बढ़ाना। और यहाँ जो है वसा ग्लिसरॉल को वसीय अम्ल में भी ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। इस प्रकार ये छोटी आंत में पाचन होता है। अब छोटी आंत के बाद ये कहा जाए छोटी आंत में ही यकृत, ये देख रहे हैं यकृत में, ये यकृत क्या होता है, शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ, वो हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे लीवर कहते हैं। ये लगभग मनुष्य में 1.5 किलो का होता है। और लीवर में बनता है, ये लीवर में देख रहे हैं, ये है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। इसमें लीवर में बनता है पित्त रस बनता है लीवर में और जाके इकट्ठा होता है पित्ताशय में, और पित्त वाहिनी द्वारा जाके यहाँ खुलता है ड्यूोडेनम के पास। पित्त की वाहिनी, सिस्टिक डक्ट, वो ले जा रही है, यहाँ देखिए ये पित्ताशय में इकट्ठा है पित्त, और बनाया कौन, लीवर। लीवर ये शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। इसके भी बहुत कार्य होते हैं। इसे ग्रहणी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगर भोजन की कमी हो जा रही है तो इसमें संचित ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के रूप में जो रहता है वो जो है आपको उपयोग में लाया जाता है। इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोलाइसिस, ये क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें जो है कफर सेल होता है, माइक्रोब्स को भी, यानी हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को भी एनगल्फ करने का कार्य करता है। इसमें विटामिन B12 इत्यादि का संश्लेषण भी होता है। इसके ढेर सारे कार्य हैं। अब आगे हम देखते हैं यहाँ बड़ी आंत में, ये लीवर, ये देखें पित्ताशय, ये कभी कभी आप जानिए कि इस पित्ताशय में पथरी होने पर या फिर लीवर काम कम करता है, इस पित्ताशय में पित्त रस जो है अगर ब्लॉकेज हो जाता है, संक्रमण हो जाता है बैक्टीरियल या किसी प्रकार का, तो यहाँ फंक्शन नहीं करता, तो ये बाइल यही बनता है, पित्त यही रहता है, और पित्त इसी लीवर में स्टोरेज होने लगता है। जब ये नली बंद हो जाती है, स्टोरेज होने लगेगा, तो इसका शेप, साइज पित्त लीवर का डिफर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फंक्शन नहीं करेगा। तो ये पित्त जो है ब्लड की वेन्स में, ये कैपिलरियों में, ये लीवर में पहुंच जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जॉन्डिस कहा जाता है, बाइलोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। पित्त का, इसका काम था इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी वसा का पाचन करने का कार्य करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करने का कार्य करता है। ये पित्ताशय जो पित्त वाहिनी द्वारा पित्त रस का सेक्रेशन होता है ड्यूोडेनम के पास, तो ये जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का इमल्सीकरण करने का कार्य करता है। अब इसके बाद इस छोटी आंत, एक दिन में यकृत लगभग 800 मिलीलीटर, कहने का मतलब ये पित्त स्रावित करता है। पित्त का स्राव जो करता है वो लगभग जो है 800 मिलीलीटर एक दिन में स्रावित करता है पित्ताशय से। ये जो है अब ये इमल्सिफिकेशन करता है वसा का। इसके बाद हम आते हैं अग्नाशय पे। अग्नाशय क्या है, ये देख रहे हैं, ये अग्नाशय है, पैंक्रियाज कहते हैं। ये अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय। ये अग्नाशय को मेक्स ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी ये अंतः और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करता है, हार्मोन्स निकलता है और एंजाइम भी। यहाँ पाचक की बात है तो हम इसमें कहें
कि इसके बाह्य वाले भाग से पाचक रस निकलता है यानी एंजाइम निकलता है, अंतर भाग से हार्मोन्स निकलता है, जबकि पाचक रस एंजाइम बाह्य भाग पैंक्रियाज के बाह्य भाग से निकलता है जो 90% भाग इन्वॉल्व रहता है। तो ये जो होता है पैंक्रियाज जो है ये पैंक्रियोजाइम, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियोजाइम अग्नाशयी रस जिसका पीएच जो होता है 7.5 से 8 यानी बेसिक नेचर का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। पाचक रस इसका पीएच जो है ये कहा जाए ये लगभग 1.5 लीटर के आसपास प्रतिदिन सेक्रेट होता है। ये अग्नाशय से एंजाइम। अब हम कहते हैं बड़ी आंत की बात की जाए, ये बड़ी आंत देख रहे हैं, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत ये मुड़ी हुई संरचना है। बड़ी आंत के 3 भाग हो रहे हैं, ये है सीकम, ये सीकम देख रहे हैं, ये पाचक के रूप में, ये सीकम साइक लाइक स्ट्रक्चर, ये सीकम पढ़ा सी, ये देखिए सीकम, इसके बाद यहीं तक ये सीकम में भीतर कोलन हो जाता है, ये कोलन भाग कहलाएगा। सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 भागों में बड़ी आंत डिवाइड हो जाती है। सीकम वाला वो भाग जहां ये देख रहे हैं ये मुड़ा हुआ भाग है, ये शुरुआत का सीकम का भाग जो सबसे ज्यादा सेलुलोज पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी सेलुलोज का पाचन करता है। वो रूमिनेंट्स जुगाली करने वाले जंतु यानी जानवरों में जैसे गाय भैंस इत्यादि में जो घास पात खाती हैं, पेड़ पौधों को पचा लेती हैं, यानी सेलुलोज का पाचन करने के लिए ये वाला भाग था, ये सेलुलोज का पाचन करता था सीकम भाग का ये। और इस भाग में कुछ पचाने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, यानी सेलुलोज का पाचन करने के बैक्टीरिया होते हैं। और कभी कभी इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या किसी प्रकार से फूड पार्टिकल इसमें आ गया जो स्विल कर गई, सड़ने लगा फूड पार्टिकल और ये फाइबर ये स्विल कर जाता है और यहाँ ये इस दीवार में, ये पेट की दीवार में, ये बाहरी दीवार में यहाँ ये गड़ने लगता है, फिर पेन करता है, स्विल कर जाता है, तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है अपेंडिक्स। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो ये नुकीला भाग इसका यहाँ इस दीवार में पेट के पास यहाँ गड़ने लगता है और जब गड़ता है तो कहते हैं अपेंडिक्स हो गया। ऐसे कंडीशन में इस भाग को, इस सीकम वाले पार्ट को जो अपेंडिक्स कहते हैं, इसको काट दिया जाता है, काट के रिमूव कर दिया जाता है, काट के बाहर कर दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। तो ये अपेंडिक्स वाला भाग हटा दिया जाता है। ये अवशेष मात्र है, मनुष्य में इसका कोई कार्य नहीं है, हम लोगों में केवल अवशेष मात्र पाया जाता है, ये अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है। और ये भाग देख रहे हैं कोलन, कोलन जो होता है इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सैक की तरह स्ट्रक्चर है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये हास्ट्रा कहलाता है। हास्ट्रा में इस सैक लाइक स्ट्रक्चर, हास्ट्रा द्वारा मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज्यादा पानी का अवशोषण होता है। इस पानी के अवशोषण में जो भी भोज्य पदार्थ अवशोषित करने के बाद कुछ मैक्सिमम पानी बचा, मैक्सिमम 90% पानी का अवशोषण इस हास्ट्रा वाले कोलन भाग में होता है। और ये कहा जाए इसके बाद ये भोज्य पदार्थ आगे आता है रेक्टम में, और रेक्टम में जो बचा हुआ कुछ पानी के पार्ट है, पानी का अंश है, वो भी अवशोषित हो जाता है। और रेक्टम में काफी देर रुकने के बाद भोज्य पदार्थ फिर रेक्टम का इंड छोर होता है एनस, एनस के द्वारा फूड पार्टिकल शरीर यानी अपशिष्ट भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर समय समय पर बाहर कर दिया जाता है। एनस जो होता है वो बड़ी आंत का रेक्टम का पिछला छोर होता है। और इस प्रकार ये आपका पूरा मनुष्य में पाचन समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से आपने क्या क्या आपने देखा। इसमें पोषण देखा, पोषण के विषय में, पोषण के बाद आपने पाचन की परिभाषा देखा कि जटिल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का एंजाइम की मदद से सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। और उसके बाद आपने देखा कि मनुष्य में पाचन के लिए मुख गुहा से लेके गुदाद्वार तक कुल लगभग 9 मीटर आंत और सहायक ग्रंथियां इन्वॉल्व होती हैं, जिनकी लंबाई 9 मीटर के आसपास होती है। मुख में आपने देखा कि मुख में भोजन जो जाता है नेवाले के रूप में, फिर उससे दांत ग्राइंडिंग करते हैं, दांत पीसते हैं, और दांत जैसे भोज्य पदार्थ को पीस लेते हैं। दांत के प्रकार आपने देखा, 2 प्रकार के दूध के दांत, अस्थायी दांत और डेंटल फार्मूला। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर, मोलर।
ये दांत आपने देख लिया। और फिर उसके बाद आपने ये देखा सिलेवरी ग्लैंड, यह लाल ग्रंथियां हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जो भोज्य पदार्थों को चिकना और जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं। और लार में टायरिन नामक एंजाइम पाए जाने के कारण कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन भी होता है और भोज्य पदार्थ लार से आगे बढ़ता है। ओइसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा ओइसोफेगस से भोज्य पदार्थ पहुंचता है आमाशय में। आमाशय में काफी देर रुके रहने के बाद भोज्य पदार्थ आमाशयी ग्रस द्वारा भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। HCl एसिडिक नेचर का होता है और ये अम्लीय प्रकृति का यह नेचर होता है। और फिर उसके बाद इसमें आमाशय में आपने देखा कि भोज्य पदार्थ पचने के बाद अब आगे आता है छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग थे, ड्यूोडेनम, जुजुनम, इलियम। और इसमें ड्यूोडेनम के पास पित्त वाहिनी जो पित्त रस स्रावित करती है, फैट वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, पाचन करता है। फिर भोज्य पदार्थ आगे बढ़ता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियोजाइम निकलता है जो बेसिक नेचर का होता है। एक दिन में लगभग जो 1.5 लीटर के आसपास, 1 लीटर 200 ग्राम या 1.5 लीटर के आसपास निकलता है, वो भोज्य पदार्थ के साथ मिलता है। फिर इस प्रकार भोज्य पदार्थ आपने देखा अग्नाशय में। अग्नाशय के बाद आपने देखा बड़ी आंत। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। आपने देखा सीकम का भाग अपेंडिक्स जो अवशेषी अंग है, जिसका पाचन में हम लोगों में अवशेष मात्र है, सिलोज का पाचन करता था और अवशेष मात्र अब है। और इस प्रकार कोलन में मैक्सिमम वाटर का अवशोषण होता है और रेक्टम में भोज्य पदार्थ का अपशिष्ट पार्ट रहता है जो एनल द्वार के द्वारा समय समय बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये मनुष्य में पोषण समाप्त हुआ। अगला वीडियो आपका जैव प्रक्रम का ही 3rd पार्ट, ये 2nd पार्ट था। 3rd पार्ट श्वसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।